आज आने वाली नस्लें भटक रही हैं और अगर सही मायनों में कहूँ तो हमारी परेशानियों की भी यही वजह है कि हम इंसानियत को भूल गए हैं। हम सबसे पहले इंसान का एहतराम करना, उसके बाद आपकी ज़िंदगियाँ बदलती हैं, आपकी हालात बदलते हैं, आपके मुल्क तरक्की करते हैं। जब हम एक दूसरे को ही काट रहे हों, एक दूसरे से ही नफ़रत कर रहे, मैं अक्सर बहुत गौर करता हूँ मैं लोगों की बिहेवियर पे, क्लास चलते हुए भी, कहीं पर भी सफ़र करते हुए भी। मैं 100% आपको बताऊँ, 100% मुझे ऐसा लगता है रोडों पर कराची में चल रहा होता हूँ, जब कहीं भी जा रहा हूँ आ रहा हूँ, मैं लोगों के रवैये देखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया गेट्स स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, व्हाई एवरी इंडियन शुड नो अबाउट इट। दैट्स 1000 करोड़। 1000 करोड़। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। सो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भारत को मिल चुका है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको पता होगा कि आपको मिलेगा गुजरात में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है तेलंगाना में। रिसेंटली इंडियन पीएम ने इसको इनॉग्रेट किया है और इस स्टैचू का बहुत ही गहरा संबंध है भक्ति मूवमेंट से। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में क्या खास बातें हैं, व्हाई इज इट सो स्पेशल, श्री रामानुजाचार्य कौन थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था भक्ति मूवमेंट में, इंडियन सोसाइटी में आज भी इनका इम्पैक्ट हम कैसे महसूस करते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहाँ पर ये है कि भक्ति मूवमेंट किस सदी में शुरू हुई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 10th सेंचुरी या फिर 9th सेंचुरी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो है इसका ये मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये आपको मिलेगा तेलंगाना, हैदराबाद में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है तेलंगाना, एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। इंडिया की आबादी है यहाँ पर 3 करोड़ 50 लाख के आसपास। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की हाइट की अगर हम बात करें तो ये दुनिया में 2nd लार्जेस्ट सीटिंग स्टैचू है। ये आपने देखा होगा काफ़ी बार कुछ आर्टिकल्स में लिखा है इट इज़ द 2nd लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। नॉट करेक्ट। 2nd लार्जेस्ट सीटिंग पोजीशन में जो स्टैचू है वहाँ पे इसकी रैंक आती है नंबर 2। इसकी टोटल हाइट है 216 फीट। और इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के अलावा रामानुज स्टैचू भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टैचू कमेमोरेट करता है 11th सेंचुरी के भक्ति सेंट रामानुजाचार्य को, जिन्होंने ये आइडिया इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था 11th सेंचुरी के आसपास कि एक आदमी किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी फेथ का हो, आप उसको इक्वली ट्रीट करेंगे। ये उस टाइम के हिसाब से आप अगर सोचो तो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि उस टाइम आप अगर देखें, इवन आज भी आप अगर देखो 2022 में दुनिया के कई देश हैं, कई इलाके हैं, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्री में ही हमने रिसेंटली देखा कि रॉयट्स हो गए थे रेस के इशू को लेकर। तो 11th सेंचुरी में जो ये मैसेज है यूनिवर्सल इक्वालिटी का, ये बहुत ही एक ब्रेव स्टेप था। और इसलिए आज भी 2022 में हम कोमेमोरेट कर रहे हैं 1000 ईयर्स ऑफ हिज बर्थ एनिवर्सरी। और जो ये स्टैचू है बाय द वे, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये बनाया गया है पंचलोहा से, मतलब के 5 मेटल्स का यहाँ पर यूज किया गया है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, जिंक। अब यहाँ पर आप दो जो ये मेटल है गोल्ड और सिल्वर, ये सुन के कहेंगे तो फिर तो इसकी कॉस्ट हजारों करोड़ों में होगी। तो देखिए, हाँ बिल्कुल, इसको बनाने की जो टोटल कॉस्ट आई है ये 1000 करोड़ के आसपास है, इसे थोड़ी सी ऊपर है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा 1000 करोड़ रुपए ये सारा पैसा सरकार ने दिया होगा, तो इसका आंसर है नहीं। यही एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक बात है। जो ये स्टैचू का कॉन्सेप्ट है ये दिया था श्री चिन्ना जया स्वामी ने, और जो भी यहाँ पर पैसा लगा है एवरी सिंगल रुपी ये फंडेड है इंटायरली बाय डोनेशंस फ्रॉम डिवोटीज ग्लोबली। जी हाँ, श्री रामानुजाचार्य के इतने भक्त आपको मिलेंगे। इवन यूएस में, यूरोप में कई इंडियंस हैं वहाँ पे गए हैं, कई फॉरेनर्स हैं जो इनकी थिंकिंग से काफ़ी इंस्पायर हुए हैं, इनकी बुक से काफ़ी इंस्पायर हुए हैं। उन्होंने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर दिए। धीरे धीरे यहाँ पर डोनेशन इकट्ठा होती गई। 2014 से लेकर 2017 तक तो डोनेशन यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, और उसके बाद 1000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हुआ है। अभी जो मेन यहाँ पर स्टैचू है इसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। एक यहाँ पर जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक और स्टैचू यहाँ पर मिलेगा जो 120 kg गोल्ड का बना है। अच्छा, 120 kg गोल्ड ही क्यों प्रिसाइसली,
क्योंकि बताया जाता है कि श्री रामानुजाचार्य धरती पर चले थे 120 सालों के लिए, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए ये स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है। और इस स्टैचू को अनवील करेंगे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी फरवरी 13 को। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर ये कहा कि श्री रामानुजाचार्य ने ये मैसेज दिया था ग्लोबल इक्वालिटी का, मगर क्या बस इन्होंने ये बस बात बोली या फिर कुछ इन्होंने प्रैक्टिस में भी ये बात लेकर आए? देखो बिल्कुल इन्होंने सिर्फ ये बात बोली नहीं, ऑल ओवर इंडिया कई जो यहाँ पर एम्पायर थे, कई राजा थे, उनको इन्फ्लुएंस किया, उनको बोला कि आपके राज्य में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ओवर रिलीजन, ओवर कास्ट, क्रीड, ये ख़त्म करिए, हर ह्यूमन बीइंग को इक्वली ट्रीट करिए। और बिल्कुल इनकी इतनी रिस्पेक्ट थी, इनकी इतनी इज्जत थी कि ऑल ओवर इंडिया वेरियस किंग्स, वेरियस जो यहाँ पर पावरफुल पोजीशन में लोग थे, सब इनकी बात सुनते थे। और ये जेन्युइनली एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आए। इसलिए ये भी देखा गया कि इन्होंने बाद में अपने जीवन काल के बाद में बहुत से लोगों को इंस्पायर भी किया अपने काम के थ्रू। इनका जन्म बाय द वे हुआ था 1017 में। उस टाइम जो ये पूरा प्रोजेक्ट है स्टैचू का, ये स्टार्ट कर दिया गया। ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु। और जो भक्ति मूवमेंट में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये देखते हुए बहुत सारे इंडिया में महान पोएट्स, थिंकर्स इनसे इंस्पायर हुए हैं। फॉर एग्जांपल मीराबाई, संत कबीर, भक्त रामदास, ये सब लेजेंडरी थिंकर्स जिनकी खुद की आज के समय फैन फॉलोइंग है, ये ओपनली कह चुके हैं कि श्री रामानुजाचार्य से ये काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस हुए थे। और इनका एक और जो लेजेंडरी कॉन्सेप्ट है वासुदेवाय कुटुंबकम का, ये आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएन में जाकर बोलते हैं। इसका मतलब ये है ऑल द यूनिवर्स इज वन फैमिली, ये कहा था श्री रामानुजाचार्य ने। और इंडियन गवर्नमेंट आपने देखा होगा वेरियस जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, वेरियस जो बुक्स पब्लिश की जाती है, वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है। और इंटरनेशनली भी ये एक बहुत ही एडमायर्ड कॉन्सेप्ट है। तो आप समझ सकते हैं ये है इम्पैक्ट इनका, नॉट जस्ट ऑन इंडिया बट ऑन द इंटायर वर्ल्ड एज वेल। और भक्ति मूवमेंट आप अगर देखो, वो शुरू हुई थी वैसे साउथ इंडिया से, और धीरे धीरे ये भक्ति मूवमेंट आराम से कई सदियों में फैली। नॉर्थ इंडिया में, आसाम में भी ये फैली। और भक्ति मूवमेंट में बेसिकली काफ़ी सोशल रिफॉर्मेशन हुई थी, बहुत सारी जो चीज़ें थी चेंज करी गई। आज भी आप अगर देखो तो बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स में जो पूजा करने का तरीका होता है, ये वही तरीका है जो श्री रामानुजाचार्य ने बनाया था आज से कई सदियों पहले। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि भक्ति मूवमेंट वैसे शुरू कब हुई थी। देखिए, भक्ति मूवमेंट शुरू हुई थी 7th सेंचुरी में। ऑलराइट, 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और 15th सेंचुरी तक ये नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गई थी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, यूजी। क्लिक करिए अपने एग्जाम ऑफ योर चॉइस पर। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का क्वालिटी कोर्स, जिसके अंडर आपका ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, इवन ऑप्शनल भी कवर होता है। ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विचएवर यू वांट टू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर, और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना है, तो आप 24 मंथ या फिर 36 मंथ का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। जी जनाब, रामानुजाचार्य। अच्छा, मुझे लग रहा है 1-2 वीडियोस में हमने इनका जिक्र सुना है, सिर्फ जिक्र सुना है और मतलब डिटेल में बहुत इनकी वीडियोस पे ये कमेंट्स भी मेरे ख्याल में सजेशन भी आई हुई हैं काफ़ी, लेकिन हमने शायद किया नहीं रिएक्शन। अच्छा, मुझे ना एक थोड़ी सी खलबली सी मच गई है नॉलेज इनके बारे में वीडियो देखकर कि अब मैं जानूं कि इन्होंने क्या किया था। जैसे कि कहने ना डिस्क्रिमिनेशन और ग्लोबल इक्वलिटी को इन्होंने बहुत मतलब परवान चढ़ाया कि सब इक्वल है, सब बराबर है, फ़र्का ना हो, जात पात को लेकर, रिलीजन को लेकर कितनी खूबसूरत फर्का ना हो, सारे ह्यूमन बीइंग बराबर हैं, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और वही कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उस वक्त के जो बादशाह थे, जो राजा थे, जो महाराजा थे, तो उनको इन्फ्लुएंस भी किया, उनको समझाया और काफ़ी हद तक उनने अमल दरामद भी किया इनकी बातों को। अच्छा, आज के दौर में माशरा काफ़ी तरक्की कर चुका है। आज के दौर में अगर ये बातें की जाती हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं समझी जाती, यानी कि लोगों को इस चीज़ का हकीकत का पता चल गया है कि ज़िंदगी यही है कि आप लोगों के साथ इंसाफ करें, लोगों के साथ। लेकिन इन्होंने जिस दौर में उस चीज़ की इब्तिदा की वो बहुत बड़ी बात है। आपको पता है वो दौर वो था जब ख़ास तौर पे ज़ातें थीं, काला गोरा था, तुम वो हो तुम वो हो,
उस दौर में इंसानियत की इतनी खूबसूरत मिसाल, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि आपको ऐसा लगता है कि आज भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि आज भी ये चीज़ है, ये वाली चीज़ आज भी पाई जाती है कि लड़की काली है तो ये अच्छी नहीं है, ये गोरी है तो ये बहुत अच्छी है। फलाने खानदान आप रिश्ते देखने जाते हैं तो इसका ख़ानदान इतना आला अरफा नहीं है, हमें तो रख रखाव वाले लोग चाहिए। तो ये चीज़ आज भी एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पे अभी फिल्म तो पूरी देखी नहीं, थोड़ी सी देखी थी, जिसमें ये पुष्पराज में उसके ख़ानदान के ऊपर ही शूट रहा था बार बार, अल्लू अर्जुन के। तो इसके तो बाप का नाम ही नहीं है, एज ए ह्यूमन बीइंग उसे ट्रीट नहीं किया जा रहा था। यानी कि जैसे उसका रिश्ता होने जा रहा है तो रिश्ता हो भी रहा है तो अल्लू अर्जुन के बाप का नाम हिस्ट्री में नहीं है, डिटेल में नहीं है, किताबों में नहीं है, तो उसका रिश्ता टूट जाता है। तो कहने का मतलब है कि इंसान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, उसके माँ बाप कौन हैं कौन नहीं हैं, तो उस बात को लेकर हम लोगों को तोलते हैं। आज भी इस बात को लेकर मसले मसाइल। तो इन्होंने जिस दौर में ये कॉन्सेप्ट पेश किया, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात, आज तक इनका नाम ज़िंदा है। और एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है, अच्छा एक हमने वीडियो देखी थी स्वामी विवेकानंद के बारे में, कितने खूबसूरत विचार, अच्छा इनके बारे में, ठीक है। अच्छा और सिरला जी के बारे में हमने सुना। मैं कुछ चीज़ें नोट कर रहा हूँ, आप भी बताइएगा मुझे कि अगर सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि इंडियंस इनको फॉलो करते हैं, सही, ये 100% अंडरस्टूड है, बिल्कुल हीरो, ठीक है ना, ठीक है ना। और इंडियन इसको फॉलो करते हैं तो इनका मतलब है कि उनके जहनों में ये चीज़ें हैं, इक्वलिटी के बारे में और इंसानियत के बारे में, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें उनके जहन में है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये लॉज, ये रूल्स, ये इस तरह की चीज़ों को फॉलो करना पूरी दुनिया के लोग अगर करें तो मैं कहने लगा हूँ, मैं समझता हूँ तो दुनिया जन्नत है। अगर जो इंडियंस की सोच है या उनके जो राह दिखाने वाले हैं तो उनकी राह पर अगर पूरी दुनिया चले तो मैं कहता हूँ झगड़े ही ख़त्म है। अच्छा, मैं पता है मैं क्या सोचती हूँ, ये वाली चीज़ तो अभी भी एग्जिस्ट करती है। पहली बात तो ये वाला पॉइंट है, और दूसरी बात ये है कि आज भी हम यूएस में थोड़े दिनों पहले हमने सुना था बहुत फसादात हुए थे, ठीक है। आपको पता है रेसिज्म को लेकर, पता है गार काले और गोरे पे आज भी सिया फार्म है, ये तो सिया फार्म है, और गोरी चमड़ी वाले जो लोग होते हैं वो सिया फार्म को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनके ऊपर आज भी मतलब जुल्म हो रहे हैं, आज भी उनको उनके वो राइट्स नहीं मिल रहे जो बनते हैं उनके। तो ये चीज़ आज भी है, बर्पा है। और दूसरी बात ये मैं ये कहूँगी कि जो मैंने जितना समझा इनके जो हीरोज़ थे और उन्होंने जो भी लेसन्स दिए हैं, तो मैं पता है मैं क्या समझती थी पहले जब हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए थे या जब मैंने कभी कोई वीडियो नहीं देखी थी इंडिया से रिलेटेड, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि हमारे विचार, हमारा मज़हब जो हमें सिखाता है और हमारे मज़हब के जो एक पीक पॉइंट्स हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, जैसे कि सफाई, जैसे कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी को चीट नहीं करना है, इंसानियत को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, इक्वलिटी को प्रायोरिटी देना, तो मैं ये समझती थी ये सिर्फ हमारे मज़हब में है। ये लोग बहुत अलग हैं, इनके विचार अलग हैं, अलग होंगे शायद, हम समझते हैं। मैं बता रही हूँ, इनके विचार, इनकी सोच हमसे बहुत अलग है और हम बहुत अलग थे, हम बहुत डिफरेंट थे, और इसी बात को लेकर हमारा सेपरेशन हुआ था, ठीक है। हमने यही पढ़ा था बचपन से, ठीक है, हमारे और उनके थॉट्स नहीं मिलते थे, हमारी और उनकी थिंकिंग बहुत चेंज थी। तो जब मैंने ये वीडियोस देखी और इनके हीरोज़ की बात सुनी कि ये भी इक्वलिटी को ही परवान चढ़ा रहे थे, ये भी इन चीज़ों को, ऑनेस्टी को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, यही सफाई सुथराई और दूसरी चीज़ें, बेईमानी नहीं करना, सीधी राह पे चलना, इंसानियत को सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत देना, तो अब मुझे लग रहा है कि बातें तो दोनों तरफ सेम ही हैं। हमें जो सिखाया गया है वही तो उन्हें भी सिखाया गया है, लेकिन हम अमल दरामद नहीं करते। आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ कि उन्होंने अपने हीरोज़ की बात को समझा और उस पर अमल किया, और आज हमारे सामने उनका रिज़ल्ट है कि वो एक तरक्की याफ्ता कौम है, उनके अंदर यूनिटी है। यही चीज़ हमारे मज़हब में भी है, लेकिन हमारे मज़हब के जो ठेकेदार हैं या हमारे मज़हब को जो चलाने वाले हैं, जिन्हें हम चलाने वाला कहें, उन्होंने उसकी एक अजीब सी शक्ल आवाम के सामने पेश की, मज़हब को मुश्किल तरीन बना के पेश किया। आपने कहा था ना एक वीडियो में कि मज़हब के अंदर चीज़ें होती हैं, चीज़ों के अंदर मज़हब नहीं होता। आप दाढ़ी रखते हैं, लाज़मी दाढ़ी रखो, तो दाढ़ी मज़हब के अंदर है, दाढ़ी के अंदर मज़हब नहीं है। टखने ऊपर करें, टखने नीचे करें, ये करें तो वो ना करें। अच्छा, ये होता है
अब जैसे हम अपने प्रॉफिट को बहुत मानते हैं, हमारे लिए सब कुछ, हमारी इंस्पिरेशन, टोटल इंस्पिरेशन, हमारे लिए सब कुछ, आइडियल पर्सनालिटी वो है, हम उनको फॉलो करते हैं। अच्छा ठीक है, अब दाढ़ी रखना या उनका गेटअप फॉलो करना कब करेंगे हम? अब आप आपके नज़दीक कोई बहुत महबूब है, ठीक है, अब आप उसको फॉलो करते हो, तो पहले आप क्या करेंगे? पहले उसका जो लिबास है उसको फॉलो करेंगे या पहले उसकी हरकत, उसकी नेचर, उसकी जो बिहेवियर उसको फॉलो करेंगे? पहले आप बिहेवियर को वैसे बोलेंगे, वैसे बात करेंगे, वैसे ट्रीट करेंगे लोगों को, जो बहुत ज़्यादा उसमें डूब जाएंगे, उसके बिहेवियर को फॉलो कर लेंगे, उसकी हर चीज़ को, उनकी हर चीज़ को फॉलो कर लेंगे। उसके बाद वो कहेंगे कि अब मैं अपने महबूब की तरह दिखूँ, अब मैं उनकी ड्रेसिंग को, अब मैं जैसे वो दिखते थे, जैसे वो रहते थे, तो अब मैं वैसा रहूं। हम लोग क्या करते हैं कि पहले दाढ़ी रख लें, पहले शलवार कमीज पहन लें, उसके बाद उनके बिहेवियर को, जो उन्होंने अपने हुस्न अखलाक से हमें जो तरबियत दी है, हम उसको भुला देते हैं। हो रहा ये है कि हम, और हमें लगता है टोटल यही मजहब है, हम अमल नहीं कर रहे। जो एक इसका मतलब है जितने भी लोग थे, जो भी थे, रामानुज आचार्य जी, जो ये मतलब बातें की हैं, वही बातें जितने भी लोग थे पुराने दौर में आए थे, उन्होंने सारी अच्छी बातें की हैं। तो हम उन बातों को अपनाएं ना, हम उनके जो अल्फाज निकले गए, मुझे किसी से अगर मोहब्बत है, ठीक है, तो उसने जो कहा है कि ऐसा करते रहना, ऐसा करना, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि ऐसा पहनना। अब तुम शलवार कमीज नहीं पहनोगे तो तुम नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम से खारिज हो जाओगे, ऐसा कहाँ लिखा है? बिल्कुल। तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारे लुक्स में ही सब कुछ है, हम दिखेंगे नहीं वैसे तो हम मुस्लिम नहीं कहलाएंगे, गलत है। हम अमल से नहीं जाहिर करेंगे तो हम मुस्लिम नहीं कहलाएंगे। इस्लाम की शक्ल चेंज कर दी गई है, बिल्कुल। तो आज आने वाली नस्लें भटक रही हैं, और अगर सही मायनों में कहूँ तो हमारी परेशानियों की भी यही वजह है कि हम इंसानियत को भूल गए हैं। हम सबसे पहले इंसान का एहतराम करना, उसके बाद आपकी ज़िंदगियाँ बदलती हैं, आपकी हालात बदलते हैं, आपके मुल्क तरक्की करते हैं। जब हम एक दूसरे को ही काट रहे हों, एक दूसरे से ही नफ़रत कर रहे, मैं अक्सर बहुत गौर करता हूँ मैं लोगों की बिहेवियर पे, क्लास चलते हुए भी, कहीं पर भी सफ़र करते हुए भी। मैं 100% आपको बताऊँ, 100% मुझे ऐसा लगता है रोडों पर, कराची में चल रहा होता हूँ, जब कहीं भी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं लोगों के रवैये देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है सब एक दूसरे से चिड़े हुए हैं। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, ये समझने की होगी। ज़रा सी किसी की बाइक के आगे आ जाए, यूँ आंखें फाड़ के एक दूसरे को देखेंगे, तो वो देखेगा यूँ। एक बंदा किसी से कुछ पूछ रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ लिया उसने कि यार ये इतने का क्यों है दूध, ये तो उधर इतने का है, भाईजान लेना है तो ले यार, हम तो इतने का। अच्छा भाई, दूसरा तीसरा, एक होती है ना मुस्कुराहट, प्यार, मोहब्बत। मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, लोगों में नहीं दिख रही। लहजे सर्द तरीन, जैसे ऐसा लगता है आपने चिड़े हुए लोग। अच्छा, आप एक शॉपकीपर के पास डेली भी जा रहे हो ना, तो वो भी आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे वो आपको बिल्कुल जानता ही नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल होकर, बिल्कुल रिसीव्ड होकर। और मैं आपको बताऊँ, बाहर कंट्रीज़ में मतलब मार्केटिंग का उसूल है, क्या कहा जाता है कि अगर आपको मुस्कुराना नहीं होता तो आप सेलमैन हो ही नहीं, आप किसी चीज़ के सेलमैन हो ही नहीं सकते, आपको अगर मुस्कुराना नहीं आता तो। यहाँ तो ऐसा मुझे लगता है यार, एक दूसरे को लोग काटने को दौड़ रहे हैं। मतलब ज़रा सा आप आपकी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी आ जाए और आप किसी की गाड़ी के आगे आ जाए, थोड़ा सा गलती से, जल्दी में कुछ भी हो जाए, एक दूसरे, अच्छा जल्दबाजी में सब, तो मैंने देखा है रवैये बहुत कड़वे हुए हैं, बिला वजह के कड़वे। खैर, एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, और हमारा दिल कर रहा है कि हम इनके बारे में मज़ीद पढ़ें, और मेरे ख्याल में इनके हवाले से कोई बहुत ही डिटेल से वीडियो होगी तो यकीनन आप कमेंट्स करेंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।